एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उनके एनालिसिस के क्रम में आज 18वें सेशन में मैं आज सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिनों अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाए तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी। बहुत सीधा सा सवाल है, सीधी सी बात है कि अगर कोई टंकी 28 बाल्टी थी, पहले उसमें 5 लीटर पानी आता था एक बाल्टी में, अब किसी तरीके से बाल्टी फूट गई, अब उसमें 2 ही आ रहा है, तो अब कितनी बाल्टियां लगेगी? 14 पंचे 70 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन बोला रेनू अपनी आय का 68% व्यय करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हो तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए जहां पर आय व्यय और बचत का मामला हो, प्रतिशत में वृद्धि और कमी देकर के प्रतिशत में ही वृद्धि कमी अगर पूछी जाती है तो सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए, आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। आय को हम हमेशा कितना मानते हैं? 100। अब अगर ये व्यय वो 68 बोल रहा है, मतलब बचत कितने की हो गई? 32 की। अब अगर मैं इसको छोटा करूं तो ये 4 से तो तीनों कट जाएंगे, तो ये 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25। मतलब अब हमारी कहानी ये बन गई, ठीक है। अब देखिए, आय में कितने की वृद्धि हो रही है? 40 की। सीधा 40 का गुणा मार दीजिए। व्यय में कितने की हो रही है? 30 की। बचत में पूछ रहा तो इसको आप x ले लीजिए। अब ये देखिए 8x बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 मतलब 1000 और 17 तिया 51 मतलब -510 बराबर कितना हो जाएगा? ये 490। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 490/8। तो 8 48, 1 बचेगा 10, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। 61.25% कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो जब कभी भी आय व्यय और बचत का मामला हो, प्रतिशत वृद्धि और कमी पूछ करके प्रतिशत वृद्धि और कमी पूछी जाए तो सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसी तरीके से आप सवाल को रख करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, पिछले साल मयंक का एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में पूंजी निवेश 20,000 रुपए था। इस वर्ष उसने पिछले वर्ष जो निवेश किया था उसे 30% और बढ़ाने की योजना बनाई। वह इस साल कितना पैसा निवेश करेगा? 20,000 में 30% की वृद्धि मतलब 130 हो गया, और 130% का मतलब हुआ 1.3। तो सीधा सीधा 20,000 में 10% कितना होगा? 2,000। तो 30% कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है। 6,000 की वृद्धि हो जाएगी तो 20,000 पहले था, 6,000 बाद में, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 26,000 रुपये, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, भिन्नो 6/7, 2 सही 3/5, 3/8 और 2 सही 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। देखिए ये सवाल थोड़ा ठीक है। देखिए 6/7 है, फिर एक और जो बिना सही बटे वाली है वो 3/8 है, फिर है 2 सही 3/5 और फिर है 2 सही 8/15। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 सही 3/5 है इसको वास्तव में हम ऐसा लिखते हैं, मतलब अब ये वाली ये जो दोनों संख्याएं हैं ये तो पहले ही 2 से ज्यादा है, ये तो क्लियर है। ये दोनों 2 से ज्यादा है, मतलब इन दोनों में ही कोई छोटी होगी, सबसे छोटी जो है, और इन दोनों में ही कोई सबसे बड़ी होगी। तो अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं तो सबसे छोटी मुझे इन दोनों से निकालनी पड़ेगी, सबसे छोटी। तो देखिए यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 5 का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब डिफरेंस ज्यादा है तो मान भी ज्यादा होगा। वैसे भी जब एक डिफरेंस, ये 5 डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का एलसीएम 5 आएगा। यहां गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1 पंचे 5, 5 छक्के 30, और ये 3 ही रहेगा, 30 और 3 का अंतर। तो सबसे छोटी तो मुझे क्लियर कट दिख रही है कि ये 3/8 है। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 8 छंग 48, 7 तिया 21, ठीक है। अब देखिए छोटी कौन सी दिख रही है? 3/8, ठीक है। अब देखिए 2 संख्या यहाँ वाली है, यहाँ पे आप देखो इस 2 को भी अलग रखो क्योंकि 2 तो दोनों में है, ठीक है ना। इन दोनों में हमको बड़ी निकालनी है, मतलब अब हमको निकालनी है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी में आप देखो एक डाटा है 3/5 और एक डाटा है 8/15, 2 ही संख्या है तो फिर क्रॉस बट 15 तिया 45, 8 पंचे 40। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये, मतलब 2 सही 3/5। सवाल में आपसे बोल रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग, तो सबसे छोटी है 3/8 और सबसे बड़ी है ये वाली, ठीक है।
अब देखिए ये दो तो पहले ही, तो दो को तो मैं अलग ही रखूंगा, मुझे केवल इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 धन 3/8 और धन 3/5, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, मतलब 15 + 24 और नीचे कितना 8 पंचे 40, मतलब ये हो जाएगा 39/40 और 2 आपका पहले से रखा हुआ है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 2 सही 39/40 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, सवाल को आप मेंटल कैलकुलेशन से भी हल कर सकते थे। ठीक है, छोटी और बड़ी तो आप ऐसे ही देख के निकाल सकते थे। 15 तिया 45, 8 पंचे 40 ये बड़ी है, 8 6 48, 7 3 21 ये छोटी है। ठीक है, इन दोनों का सम निकालने के लिए जरूर आपको करना पड़ता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति ने एक रेफ्रिजरेटर को 14% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 805 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, पहले वो 14 की हानि में बेच रहा, फिर 6 का लाभ हो रहा, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? पहले 14 कम था, फिर 6 ज्यादा हो गया, डिफरेंस कितने का? 20 का। मतलब सवाल में आपसे ये कह रहा है कि ये जो 20% है इसकी वैल्यू है 805 रुपये। यही तो कहानी है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए, अगर मैं देखूं तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये 805/20 दशमलव 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, भाग जाएगा नहीं? ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 11% का लाभ। 11% का लाभ मतलब 111% की बात हो रही है, मतलब 40.25 गुणे 111, और 111 का मतलब क्या हुआ? 3 बार जोड़। तो देखिए ये कितना है 5, ये कितना है 5 2 7, फिर 5 2 7 और ये 0 भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब ये 5 छूट जाएगा, चूंकि 3 ही जोड़ सकते हैं एक बार में, तो 2 0 और 4, तो 4 और 2 6, ये 2 भी छूट जाएगा, कितना 4 0 4 और फिर 4 और 2 अंकों के बाद दशमलव, मेरा उत्तर हो जाएगा 4467.75 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 20 कलम और 35 पुस्तिकाएं 1100 रुपए में खरीदी गई। कलमों का औसत मूल्य, औसत मूल्य का मतलब ये हुआ कि एक कलम का मूल्य कितना है 13 रुपया, तो पुस्तकों का औसत मूल्य कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, कलमों का औसत मूल्य है 13, मतलब इनकी जो कीमत है वो कितनी हो गई? टोटल थी 1100, जिसमें से इनकी कीमत हो गई 260 रुपया। 1100 में से 300 घटेगा तो 800, 840 हो। अब इतने में हमें कितनी पुस्तिकाएं मिल रही हैं? 35 पुस्तकों का ही पूछ रहा है, तो बस आप 35 का भाग दे दीजिए। तो 7 बना 35, 12 सत्ते 84, 5 का भाग देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 24 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, यदि कोई बैंक 20% लाभांश का भुगतान करता है तो किसी व्यक्ति को 100 रुपए के शेयर को 150 रुपए में खरीदने पर कितने प्रतिशत मुनाफा मिलेगा? देखिए, शेयर के मामले में ये होता है कि कई बार जो है शेयर्स के रेट जो है आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है शेयर में जो डिविडेंड देती है वो उसके एक्चुअल प्राइस पर देती है, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है? 100 रुपीज। ठीक है, तो जो उसको लाभांश मिलेगा, लाभांश जो उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? 100 का 20% ही तो मिलना है, मतलब उसको कितना मिलेगा? 20 रुपया। लेकिन वास्तव में उसको 20 रुपया तो मिला नहीं, क्यों? अगर वो शेयर उसने 100 का ही लिया होता तब तो 20 का फायदा था, लेकिन यहां पर वो जो शेयर उसने लिया वो कितने का लिया है? 150 रुपया का। मतलब अब उसको 150 पे भी फायदा कितने का मिलेगा? 20 का, क्योंकि 150 वाला शेयर है तो वो 100 का ही। तो अब आप देखिए जो लाभांश हो जाएगा, इसके लिए लाभांश जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 20/150 और गुणे 100। ठीक है, 50 तिहाई 50 दूनी, मतलब 40/3 कितना हो जाएगा? 13.33। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, 145 को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, इसके अतिरिक्त सी का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात ये देखिए आप, a + b बराबर कितना बोल रहा है? 245, और इनकी वैल्यू कितनी दे दिया है? 2 + 3 मतलब 5, तो ये 5 तो 5 245 नहीं 145, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, मतलब ये हो गया 29। ठीक है, तो अब ये वाली संख्या कितनी होगी? 2 गुणे 29, और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 29। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि A is to C, proportion to C is to B, मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला मामला है,
तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, मतलब आप कह सकते हो कि सी बराबर हो जाएगा रूट ए बी, रूट ए बी। अब आप देखो ए की वैल्यू तो ये है, मतलब 2 गुणे 29 और गुणे 3 गुणे 29, तो ये 29 तो बाहर ही चला गया, अंदर कितना बचा है रूट 6, 29 रूट 6 आपका उत्तर है? ये तो पूरे में दिया हुआ है। सी का मान निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक निकालना मतलब रूट 6 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए रूट 6 की वैल्यू किसके बीच में है, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, 4 और 9 के बीच में, तो 29 दुआ 58, 29 दिया 87, 58 और 87 के बीच तो सब है भाई, 4 से 9 के बीच का मामला है, 5 6 7 8 9, ये लगभग 6 बीच में ही है, ये बीच में है। तो एक काम करते हैं, ये 2 और 3 के बीच का 2.5, यद्यपि ये इसका निकल भी जाता है, 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 नहीं है, 225, और 25 दूनी 50 और 22 72, 72.5 ये आना चाहिए, ये 2.5 कम है, इसका मामला रहता है 2 + 2 अपॉन 2 गुणे 2, उनतीस दूनी 58, 58 में कितना जोड़ना है 14, 72.5, ये होगा इसका उत्तर 71, लगभग कितना होगा 71, 75 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में पूछ रहा है, 71 ठीक है, यही होगा, 71 ही होना चाहिए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, चलिए। 2000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, देख लीजिए 2 वर्ष 10%, तो जो अंतर होता है वो क्या होता है, जब 2 वर्ष की बात होती है तो मामला रहता है 2 और 1 का, तो अंतर तो ये है, ये वाला, और यहां जो ब्याज होती है वो ब्याज का जो रहता है मामला ये होता है 1-2, मतलब मामला कितने का है 1%, 1% का मामला है, कितने का 2000 का, मतलब 2000 का 1% मेरे को चाहिए, 2 जीरो आप हटा दीजिए, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 30 दिनों में, जेड अकेले 60 दिनों में, तीनों साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में, देखिए एक्स और वाई मिलकर के 20 दिन, इसका उत्तर आएगा 30 और 60, 2 1 3, 30 और 60, ठीक है। टाइम है तो इफिशियंसी, ये वर्क तो 60 हो जाएगा, ये 2 और 1 मिलके करेंगे तो 3, तो एक्स वाई जेड 60/3 मतलब कितना हो जाएगा 20, ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। ये देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा कथन सत्य है, 2 दिए गए बिंदुओं से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, बिल्कुल नहीं गुजर सकती, 2 दिए गए बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है किसी दिए गए बिंदु से केवल एक रेखा गुजर सकती है, किसी दिए गए बिंदु से केवल एक रेखा कभी नहीं गुजरेगी, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ये भी गलत है। 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, संरेखीय मतलब जो एक रेखा में है, तो जब एक रेखा में है तो तीनों बिंदुओं को मिला करके एक ही रेखा बनेगी, त्रिभुज कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, मतलब ये सही हो जाएगा। 2 अधिक कोणों का योग सदैव रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, और 360 से कम होता है, बहुत सीधी सी बात है, अधिक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, तो दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, मतलब ये भी सही है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, उसकी माता ने 30 रुपए दिए, उसका भाई उससे 42 रुपए ले लिया, कितनी धनराशि बचेगी, 35 65 42 23 रुपया। भाई उसको 50 रुपया मिले, 15 की उसने टॉफी खरीद ली, फिर उसको 30 रुपया मिला, भाई ने 42 रुपए छिना लिए, ठीक है, कितना बचा 80, 80 माइनस 7 और ये 5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 23 रुपया, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगले क्वेश्चन, बराबर व्यास के 2 शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई
बराबर व्यास के दो शंकुओं मतलब त्रिज्या दोनों की बराबर है। त्रिज्या को चाहे 5:4 के अनुपात में है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यही होगा। भाई देखिए सीधी सी बात ये पाई आर एल और पाई आर एल ये कहानी है। सवाल में आपको ये कह रहा है कि भैया ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का रेशियो ही पूछ रहा, आर दोनों बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका यल अगर 5 है, इसका यल अगर 4 है, तो सीधी सी बात है कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी तो यही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5:4। पटेल की मासिक आय में सर्वप्रथम अगस्त के महीने में 20 की वृद्धि, उसके बाद सितंबर महीने में 10 की वृद्धि, आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। जब कभी भी प्रतिशत देके प्रतिशत पूछे तो फॉर्मूला तो यही होगा XY/100। तो सीधी सी बात है भाई 20, 10 और यहां बचेगा 2, 32% उत्तर है। 20 × 10/100, 1 2 1 2, 20 10 30 और 2 32%। लग गया सवाल, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। x बराबर है √3 + 1 / √3 - 1, y बराबर √3 - 1 √3 + 1, x² + y² का मान 3 1 4 2, 2 + √3, 4 3 7, 7 + 7 14 उत्तर आएगा इसका। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं इस बात को समझिए जरा सा। पहले मैं एक की ही बात कर लेता हूं। देखिए अब इसका जब आप करोगे तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा और यहां से कितना बचेगा 2 बच जाएगा। क्यों भाई √3 + 1 का करोगे ना परिमाहीकरण करने के लिए, तो यहां जब करोगे तो √3 का 3, 1 का 1 और +2 √3 और बटे 2 है। दोनों में से अगर आप 2 को कॉमन निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 है तो 4 से ये 2 बचेगा तो यहाँ बचेगा 2 + √3 और ये 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यही कहानी जब दूसरे वाले में आएगी, ये तो x की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू हो गई 2 + √3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - √3। अब इसका भी स्क्वायर करना है, ये बोल रहा है सवाल। तो यहां भी कहानी वही आएगी, 4 और 3 7, भाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 7 और ये कितना हो जाएगा 4√3। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 तो आएगा ही, लेकिन अब अगला वाला माइनस में आ जाएगा, 2 दूनी 4 √3, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, सवाल में कुछ इसलिए है नहीं। देखिए यहां पे जब कभी भी इस तरह की वैल्यू निकालते हैं तो आप खुद देखो, ये 3 और 1 4, 4 का आधा 2 होता है, ये 2 लिख दिया और √3 एज इट इज आ गया। चिन्ह कौन सा रहेगा, ये वाला, ये डायरेक्ट लगाने का तरीका। ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया और इसका आधा कर दिया तो 2 आ गया और ये √3 को एज इट इज लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया आधा कर दिया 2 आ गया। अब चूंकि मामला तो सेम था तो एक में प्लस लग जाएगा, एक में माइनस। अब जब इसको आप करोगे तो प्लस और माइनस में भाई सीधी सी बात यह है कि a + b का होल स्क्वायर, आप ये खुद सोचो, और +a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2a² + b², यही तो होता है। अब a का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4 और 3 ही हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सवाल देख के लगाया जा सकता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डेटा ए और बी दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों का माध्य समान है। ठीक है, डेटा बी का माध्यक डेटा ए के माध्यक का दोगुना है। समुच्चय ए और बी के बहुलक। देखिए मोड बराबर होता क्या है भाई, मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन, ये कहानी है। मतलब बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 माध्य, यही कहानी बनती है। ठीक है, तो अगर मैं x को बोल दूं ये मोड ए वाला है, मोड ए वाला है, और ये मोड बी वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको md को, इसको अगर मैं 3x ले लूं और ये -2 मीन रहेगा ही। ठीक है ना, अब यहां पे क्या बोल रहा है, ये डेटा बी के माध्यिका डेटा ए के माध्यम की दोगुनी, तो अगर मैं इसको 2x कर दूंगा ये कितना हो जाएगा 3 × 2x और -2 मीन, ये तो बराबर ही रहना है। अब आप देखो इसको हल करो जरा सा, देखो इन दोनों को, मुझे ये दोनों तो बराबर ही है, बराबर है, तो इसको अगर माइनस को मैं प्लस बना दूं, ठीक है, इससे इसको घटाते हैं, इसको मैं प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं और मोड ए को भी माइनस कर देता हूं, तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस है। 6x में से 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा मोड बी और माइनस मोड ए। अब ये देखिए x क्या है, माध्यिका है किसकी, a की, मतलब मोड बी माइनस मोड ए बराबर हो जाएगा 3 × माध्यिका किसकी, a की। ये सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदल जाता है तो 15 मीटर ऊंचे पुल, देखिए ये वाला मामला रहता है
ये वाला, ये है 60 और ये है 30, ये है 30 और ये है 60। जब कभी भी ये कहानी बनती है, जब कभी भी ये कहानी बनती है, एक बात आप याद रखिए, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 2 और इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों होती है समझो आप जरा। 30 डिग्री है तो ये 1, तो ये √3, मतलब मैं कलर बदल लेता हूं, देखिए ये 1 है तो यहां से लेकर के यहां तक का मामला √3 का रहेगा। अब देखिए जैसे ही 60 डिग्री आएगा तो मैं इसको √3 ले लूंगा, तो √3, तो अब ये वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी 3, और ये 1 रहेगी तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यही तो कहानी है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि 30 डिग्री 60 डिग्री है तो ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है। अब आपको दिया हुआ इस √3 की वैल्यू दे दी गई है 15, आपसे पूछ क्या रहा है 2 की वैल्यू, मतलब √3 = 15 है तो 1 बराबर 15/√3, तो 2 बराबर 15/√3 गुणे 2। √3 को हटाना है तो √3 ऊपर √3 नीचे, ये दोनों 3 हो जाएगी, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 10 √3। ये आपके सवाल का जवाब होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1120 रुपया है, फिर आपको बोल रहा है 205 रुपए की छूट देने के बाद, ध्यान दीजिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 205 रुपए की जो छूट मिलेगी वो अंकित मूल्य पर मिलेगी, क्रय मूल्य पर नहीं। 15% का लाभ होता है। देखिए अगर ये सीपी कितना है 1120 रुपया, प्रॉफिट कितना है 15%, तो एसपी कितना होना चाहिए 1120 गुणे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये 23/20। यही तो कहानी, क्यों, क्योंकि इसका मान कितना होता है 3/20, प्रॉफिट हो रहा है तो 23/20, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 56, 23 छक्का 138, 13 23 पंचे 115 और 13 128, ये हो जाए, हो गया ये 1288 रुपए, ये विक्रय मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर छूट, तो अंकित मूल्य माइनस कितना है ये 205 बराबर कितना होना चाहिए 1288 रुपया, बस ये 205 यहां जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 1 9, 2 2 4, मतलब अंकित मूल्य उसका था 1493 रुपया, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, लाभ और हानि के बाद, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य कहलाता है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहां देखिए मैंने ये जो विक्रय मूल्य निकाला, ये देखिए अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो इसके बराबर कर दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है, मतलब आर दोनों के बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3 है, मतलब त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 4 है, किसकी, बेलन की। और जो गोला है उस गोले की जो त्रिज्या है वो भी 3 होगी, चूंकि बेलन की 3 है। तो अब आप देखो जो क्या पूछ रहा है, आयतन और बेलन का आयतन। देखिए गोले का जो आयतन है, गोले का जो आयतन है बराबर बेलन का आयतन है, ये आपको इसका रेशियो निकालना है, ये बराबर नहीं है एक्चुअल में, रेशियो निकालना। अब आप देखिए इसका होता है 4/3 गुणे पाई, अब आर कितना है 3 की घात 3, आर को हमने 3 मान लिया दोनों के लिए, और इसका कितना होता है पाई गुणे आर, मतलब 3 स्क्वायर, और एच इसका 4 दिया हुआ है। अब आप देखो जरा सा, पाई और पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, इस 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा क्या कहीं पर, कुछ नहीं, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। इससे एक चीज और भी पता लगती है, इसको ध्यान में रखिएगा कि बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या अगर बराबर है और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात अगर 3:4 है तो गोले और बेलन का जो आयतन है वो हमेशा समान होगा। गोले की बात हो रही है, शंकु की नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 2 भागों में विभाजित करता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 35 मिनट, टोटल 35 मिनट है, टोटल 35 मिनट है, मतलब ऐसा नहीं कि 18 की चाल से 35 चला और 24 की चाल से 35 चला,
टोटल 35, तब दूरी याद करें। अब यहाँ पर मजबूरी है कि हमें ये पता नहीं है कि भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल 18 जब थी तब उसने कितना समय लिया, और 24 जब थी तब कितना। एक काम करते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, 2ab अपॉन a प्लस बी, यही तो कहानी है इसकी। तो कितना हो जाएगा ये, 2 गुणे 18 गुणे 24 बटे 24 8 32 और 10 42। काय से कटेगा, 7 से, 6 से, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। ठीक है, 4 दूनी 8, 18 8 144 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कहानी। अब आपसे पूछ रहा है दूरी, और दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में, लेकिन ये मिनट में है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपने निकाल ली 144 बटे 7, टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट में दिया हो, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 पना 35, 12 पंचे 60, 12 बराबर में 144, मतलब जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कितना होता है आप समझ लीजिएगा। समषटभुज, देखिए समषटभुज में 6 त्रिभुज बनते हैं, और अगर ये समषटभुज है तो ये सारे के सारे जो त्रिभुज है ये केंद्र है इससे। देखिए आप, ये सब के सब समबाहु त्रिभुज, सब के सब कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु, और 6 बनते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे √3/4 a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 6 बनते हैं समबाहु त्रिभुज, और भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर की, तो 6 गुणे √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो 4 नहीं है 36, 9 छक्का 54, और √3 आपके पास जिंदा है, 54 √3 आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। k इज ग्रेटर देन 0 के लिए k से 5 अधिक, k से 5 कम, k से 10 कम, और दी गई संख्या k से x कम चतुर्थानुपाती में है, x का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए सवाल को इसको डील कैसे करना, पहले तो आप ये समझिए। सवाल में आपको जो बोला गया है वो बोला गया है k + 5 = k - 5 समानुपाते k से 10 कम है, और = k - x। अब यहां पर तो चूंकि 2 डाटा हैं जो हमें पता नहीं है, तो ये अभी हम इसको, जैसे मान लीजिए कोई जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मामला वो बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए 2 है और ये 8 है, ये 1/4 है, 2:8। तो अब अगर इधर मुझे कोई संख्या लेनी है, मान लीजिए इधर अगर मैं ले लेता हूं 5, तो मेरे को लेनी पड़ेगी यहाँ 20, क्योंकि इनका रेशियो भी 1:4, इनका रेशियो भी 1:4। यही तो कहानी है। अब अगर ये वाली वैल्यू को मुझे छोड़ना हो, ये वाली वैल्यू को देखिए आप क्या कर दिया मैंने, क्या क्या लिखा था, देखिए 2:8 है। देखिए अब अगर मैं इसको 2/3 6 कर दूं, ठीक है, तो अगला वाला ये 2 चौके 8 है, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, ये 24। यही तो होगा, ठीक है ना। देखिए आप 24 दूनी 48, 8 छंग 48। यही तो होता है अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। अब इसमें एक चीज और भी रहती, अगर ये 3 पद आपको दिए गए हैं तो b² बराबर क्या होता है, AC। भाई अगर ये केवल 3 ही पद होते, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2/8 बराबर 8/6, ऐसे भी तो होना चाहिए। भाई ये वाला जो मामला है, समानुपात वाला जो मामला है, वो ये रहता है ना, ये वाला मामला तो रहता ही है। ठीक है, अब अगर ABCD ये जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो कहानी क्या बनती है भाई, A/B बराबर B/C बराबर C। तभी तो होता है B² बराबर AC, ये बन जाता है। ठीक है, जब तृतीय अनुपात आप निकालते हो, जब आप मध्यानुपात निकालते हो तो C² बराबर BD बनता है, इसलिए क्या हो जाता है, B बराबर क्या हो जाता है, √AB। ठीक है, अब यहां पर आप खुद देखो आप यहाँ पे ये है k + 5, अगला वाला डाटा है k - 5 बराबर, अगला है k - 5 बटे है k - 10, फिर अगला वाला है k - 10, और ये है k - x।
अब अगर मुझे इसको लगाना हो तो अब आपको तिर्यक गुणा करके पहले यहां से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल इसकी बात हो रही है, के प्लस 5 अपॉन के माइनस 5, और यहां है के माइनस 5 अपॉन के माइनस 10। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का देखिए ए माइनस सी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 आगे 5 पीछे, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10 का। मैं ए माइनस सी की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए माइनस सी की। और नीचे अगर मैं बी माइनस डी की बात करूं, 5 पीछे 10 पीछे, मतलब यहां अंतर कितने का है, 5 का, तो 5 दूनी 10, मतलब ये रेशियो होना चाहिए 2:1 का। इन दोनों का जो रेशियो है ये कितना होना चाहिए, 2:1 का। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर 2:1 मुझे बनाना है तो इसका डबल मुझे करना पड़ेगा। अब आप देखो अगर मैं इसको यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 घट रहा 5 जुड़ रहा, मतलब संख्याएं ये 5 से ही कटेंगी। अगर मैं इसको 5 5 10 करूं, 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, मतलब 5 तो आपका हो नहीं सकता। अगर मैं इसको 10 लूं तो 10 5 15, और 10 में से 5 गया 5, तो 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 15 करूं तो 15 5 20, और 15 में से 5 घटेगा 10, तो 20/10, मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यहां से जैसे ही आपने के बराबर 15 निकाला, ध्यान रखिएगा क्या किया है मैंने, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर होता है ए माइनस सी बटे बी माइनस डी। ठीक है, अब यहां से जब रेशियो 2:1 निकला, दोनों में 5, एक में 5 जुड़ रहा है, एक में 5 घट रहा है, मतलब ये हुआ कि ये संख्या 5 से कटेगी, तो 5 के गुणज ले लीजिए। 5 एक कम 5 लिया मैंने, तो 5 5 10, घटा दोगे 0 आ जाएगा, हो नहीं सकता। 10 10 5 15, 10 माइनस 5, अगर यहाँ पे 3:1 आ रहा होता तो मैं क्या करता, फिर के की वैल्यू को 10 ले लेता, लेकिन यहाँ पे 15 5 20, 15 में से 5 गया 10, 20/10, मतलब रेशियो 2:1 का है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि के की वैल्यू कितनी है, 15। अब आप दूसरे वाले पे आ जाओ, ये कहानी क्या है, देखिए के माइनस 5 बटे के माइनस 10 बराबर के माइनस 10 बटे के माइनस, यही तो कहानी है। अगर मैं इसको 15 रखूं तो ऊपर कितना बचेगा, 10 और 5, देखिए ये 2:1 है। अगर मैं इसको 15 रखूंगा तो ऊपर कितना बचेगा, 5। अब नीचे कितना बचना चाहिए, नीचे कितना बचना चाहिए, ये 5 है, ये 15 है, 15 माइनस एक्स। अब देखिए ये 10 और 5 का आधा है, तो ये 5, ये बचना चाहिए मेरे पास 2.5, तभी तो ये 2:1 बनेगा। अगर ये मैं 2.5 बचाना चाह रहा हूं, 2.5 बचाना चाह रहा हूं, तो 15 में से मैं कितना घटा दूं कि 2.5 बचे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यह बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि अगर 4 चीजें प्रोपोर्शन में हैं तो a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d, पहली कहानी। दूसरी कहानी, जब कभी भी सवाल में, इसमें एक सवाल और भी आया था, कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, मैंने एक आध जगह आप लोगों को यह चीज बताई भी है, वहां पर भी आप इस चीज को कर सकते हैं कि a बटे b और ये b बटे c या c बटे d जो भी आपने ले लिया है, ये a b है, ये जो है सी डी है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि a माइनस सी बराबर b माइनस डी होना चाहिए। पहले हमने इन दोनों से निकाल लिया तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। फिर मैंने इन दोनों को ले लिया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.5, और यही आपके सवाल का जवाब था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, देखिए ये सवाल है पी क्यू पी आर, यही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है पी क्यू आर, ये दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, पीटी क्यू आर पर लंब है, एक लाइन डाली गई है पीटी, ये पीटी है, ये लंब है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब अगर ये दोनों, ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों बराबर है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू टी समरूप होगा त्रिभुज पी आर टी के। ठीक है, वैसे समरूप क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि एक भुजा भी बराबर है, ये तो सर्वांग सम हो गया। अब आपको बोल कह रहा है पी क्यू बराबर कितना है, 17, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा। ठीक है, पीटी बराबर कितना है, 15, ये कितनी है, 15। तो अब आप देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये वाली 8 हो जाएगी, और ये 17 है, ये 15 है, तो ये वाली भी 8 हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले मोनू की आयु
और 5 वर्ष बाद सोनी की आयु, मतलब एक में घटा रहा है एक में जोड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये है मोनू और ये है सोनू। ठीक है, वर्तमान आय कितनी दी गई है 3 और 4। बाद में जो अनुपात है वो कितना दिया गया है 2:5। ये अनुपात बना कैसे है, ये 5 वर्ष पहले, मोनू की 5 वर्ष पहले, मतलब ये -5 है, और सोनू की 5 वर्ष बाद है, मतलब ये +5 है। अब आपको मल्टीप्लाई करना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही तो होता है। तो 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, मतलब 15 - 8 हो गया। अब एक प्लस है एक माइनस है तो ये घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। तो 5 25 और 5 दूनी 10, तो 25 + 10, मतलब 7 की वैल्यू है 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यही तो मामला है। मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कितनी हो जाएगी मोनू की आयु, अगर उसी सोनू की पूछ लिया होता तो सोनू की कितनी हो जाती 10 वर्ष। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब ये चला गया दूसरा आ गया, तो देखिए जो 50 हमारा गया है वो तो मुझे वापस चाहिए। फिर क्या हुआ 8 लोगों का औसत वजन, मतलब टोटल 8 आदमी थे। वजन में क्या हो रही है वृद्धि की कमी, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो गुणे 2.5। ऐसे सवालों में एक बात आपको ध्यान में रखनी कि अगर हमारा कोई आदमी जाता है तो भैया जो गया है वो तो हमें वापस चाहिए, वो हमने एज इट इज कर दिया। फिर आने के बाद अगर बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। ठीक है, अब यहां देख लीजिए ये तो 50 रहेगा ही, प्लस 2.5 8 20 होता है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 70, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहां गया, ए और बी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति ए से प्रातः 10 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करता है और बी की ओर जाता है। दूसरा व्यक्ति बी से 11 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करता है और ए की ओर जाता है। वो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, और ऐसे सवालों में हमेशा एक बात ध्यान रखिए। देखिए ये कहानी है आपकी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। ये चलता है 10 बजे इधर की ओर और ये बंदा चलता है 11 बजे इधर की ओर। जब कभी भी अलग अलग टाइम से कोई आदमी, चाहे वो एक तरफ चल रहा हो चाहे दूसरी तरफ चल रहा हो, दोनों को समय समान कर दीजिए। समय समान कर दीजिए इन द सेंस, इस 10 बजे को भी अब मैं कितना बजाऊंगा 11। अब आप देखो 10 बजे वाला 10 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 बजे से 11 बजे ये कितने घंटे हो रहे हैं 1 घंटे हो रहे हैं। तो 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चला जाएगा, मतलब ये 10 बजे यहां पर था ये 10 बजे, और इस जगह ये पहुंच जाएगा 11 बजे। कितना चल चुका ये 10 किलोमीटर। मतलब अब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी बची है 190, और दोनों ही लोग एक 10 की चाल से चल रहा है, दूसरा कितने की चाल से चल रहा है, दूसरा चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अब 190 किलोमीटर तय करने हैं, किस चाल से 10 और 20 मिलाकर के कितना 30 की चाल से। ठीक है, अब ये 10 बजे वाली कहानी आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 10 बजे वाला जो चला था वो 10 किलोमीटर चल गया, उस 10 किलोमीटर को मैंने अलग कर दिया। अब आपसे जो समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे चाल। अब यहां आप देखो चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। तो दूरी तो 190 बची है, चाल है 10 + 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 190 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 19/2। कितना हो जाएगा 2 9, अरे ये 30 है यार, 3 छक्का 18, 6 घंटे, मतलब 6 सही 1/3 घंटे, या 6 घंटे इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 1/3 × 60, तो ये 20 हो जाएगा। मतलब कहानी बन जाएगी 6 घंटे और 20 मिनट, ये कहानी बनेगी। अब ये हम 10 को हम भूल गए, 11 बजे से 6 घंटे 20 मिनट, 17 बजे 20 मिनट, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, 11 6 17, 12 5 17। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर यात्रा, प्रतिकूल, ठीक है, मतलब x - y की वैल्यू कितनी दी गई है 40/5, मतलब कितनी दी गई है 8।
यदि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल 9 है, स्थिर जल में मतलब x की वैल्यू कितनी है 9, तो अगर x बराबर 9 है तो सीधे सीधे दिख रहा है कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वह 5 घंटे में धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 मतलब कितना 10, और 5 घंटे चलाने हैं मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सवाल में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। a बराबर 11 b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपन ए क्यूब, ये तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला दे दिया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 1 अपॉन ए माइनस बी, 1/11 माइनस 9 मतलब उत्तर हो जाएगा 1/2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, निकालना क्या है, निकालना है आपको 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर बटे 24 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। यहाँ देखिए अगर टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, अगर केवल साइन और कॉस की बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो फिर मैं कर्ण निकालता, तो कर्ण बराबर कितना मिल जाता 13, क्योंकि मामला ट्रिपलेट का है। लेकिन यहां पर टेन थीटा की वैल्यू एक चीज और भी, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और चूंकि साइन कॉस की बात हो रही तो क्यों ना मैं साइन की वैल्यू को 5 ले लूं और कॉस की वैल्यू को 12, मतलब 12 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 12 बटे 24 गुणे 5 और माइनस 7 गुणे 12, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 60 120, मतलब यहाँ कितना हो गया 120। यहाँ देखिए 120 और 84, तो 84 में 16, 16 और 20 36, ये हो जाएगा 36, इससे कटेगा ये 12 से कट जाएगा, 12 ते 36, 12 धाम 120, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 10/3। कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा कर लीजिए। ठीक है, मतलब CP इज टू SP बराबर कितना हो जाएगा 20/25, 5 चौके 20 5 25, मतलब CP है 4 और SP है 5, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। आपसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P/CP इंटू 100, P 1 है CP 4 है गुणे 100 है, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 25% दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया सेशन कहा जाएगा क्योंकि सवाल इसमें काफी हद तक सरल थे। एक रेशियो का क्वेश्चन जरूर था जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी था। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।